हेलो माय चैम्पियंस, आई होप यू आर इंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों, BEGC 134 का आज गेस्ट पेपर देखेंगे अपन। रीडिंग द नोवेल आपकी बुक का नाम है। जून 2025 के लिए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का ये दोस्तों पेपर रहता है और इसमें टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है। राइट, पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल होता है दोस्तों, वो शॉर्ट नोट्स का होता है, यानी कि लिखना पड़ता है आपको जो भी आप डेफिनेशन वगैरह जानते हैं। तो कोई 4 आपको अटैम्प्ट करके लिखने हैं। मैंने आपके लिए सारे ही लिख दिए क्योंकि रिपीट हो जाते हैं काफ़ी बार, आपकी हेल्प होगी। ठीक है, और ये टोटल 20 नंबर का सवाल होगा पहला, और इसमें 4 अगर आप अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है, हर एक सही आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल हो गया ऐसे 20 नंबर। तो सबसे पहले थीम को समझते हैं दोस्तों। इन ए नोवेल, यानी कि नोवेल क्या होता है? स्टोरी का ही एक बड़ा रूप होता है जिसके अंदर जो कहानी सी है उसके अंदर कैरेक्टर्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती है और काफ़ी टाइम तक वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो कहानी का ही बड़ा रूप नोवेल कहलाता है। द थीम रेफर्स टू द अंडरलाइंग मैसेज और सेंट्रल आइडिया द ऑथर एक्सप्लोर्स, यानी कि दोस्तों किसी भी नोवेल के अंदर जो सेंट्रल आइडिया होता है, जो केंद्रीय विचार होता है, ठीक है, या फिर कोई छुपा हुआ जो मैसेज होता है। अंडरलाइंग मैसेज मतलब अंतर्निहित मैसेज, ठीक है, जो छुपा हुआ जो मैसेज है या फिर सेंट्रल आइडिया है, उसी को अपन थीम कहते हैं। इट इज़ द मैसेज द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट ऑफ्टन अबाउट लाइफ, यानी कि जो ऑथर होता है, लेखक होता है, वो लाइफ के बारे में, सोसाइटी समाज के बारे में और ह्यूमन नेचर यानी कि इंसानों के स्वभाव के बारे में बताता है। द थीम इज़ द मेन आइडिया दैट ड्राइव्स द स्टोरी एंड गिव्स इट मीनिंग, यानी कि दोस्तों थीम ही ऐसी चीज़ होती है नॉवल के अंदर, ठीक है, जो कि कहानी को आगे बढ़ाता है और इसको सेंस देता है, इसको अर्थ देता है। थीम ऑफ्टन एक्सप्लोर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट और आइडियाज़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में, दूसरा पार्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट इन ए नोवेल। प्लॉट के बारे में काफ़ी बार पूछा गया, रिपीट हो सकता है। प्लॉट द सीक्वेंस, क्या होता है प्लॉट किसी भी नोवेल के अंदर? प्लॉट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए नोवेल इज क्रूशियल बिकॉज इट ड्राइव्स द नैरेटिव। नैरेटिव यानी कि कथा या कहानी। तो प्लॉट क्या होता है? मतलब घटनाओं का एक क्रम होता है जिससे कि कहानी आगे बढ़ती है। गाइड्स द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली डिटरमाइंस द स्टोरीज इम्पैक्ट, यानी कि कुल मिलाकर के अगर रीडर उस नोवेल को पढ़ रहा है तो उसकी समझ बेटर बनती है और अंततः अल्टीमेटली यानी कि अंततः डिटरमाइंस द स्टोरीज इम्पैक्ट, स्टोरी का इम्पैक्ट रीडर के दिमाग पर क्या पड़ेगा, उसकी लाइफ पर क्या पड़ेगा, वो कौन डिसाइड करता है? प्लॉट डिसाइड करता है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क, यानी एक प्रकार का ढांचा, फ्रेमवर्क है, अपॉन विच कैरेक्टर्स, जिस पर जो कुछ पात्र या कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग एंड कन्फ्लिक्ट आर बिल्ट, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर ए कंपेलिंग एंड सेटिस्फाइंग रीडिंग एक्सपीरियंस। कंपेलिंग यानी कि सम्मोहक, सम्मोहक का मतलब रीडर को अट्रैक्ट करना, रीडर को इंगेज करना ताकि वो उसका नोवेल पढ़ता रहे। सेटिस्फाइंग का मतलब जब रीडर उससे संतुष्ट हो जाता है पढ़े हुए से। कन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिखा है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क अपॉन विच कैरेक्टर सेटिंग्स एंड कन्फ्लिक्ट आर बिल्ट, मेकिंग इट एसेंशियल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लॉट फॉर ए कंपेलिंग, यानी कि वो इंगेज रहे, ठीक है, वो इंगेज रहे, अट्रैक्टिव उसको लगे, राइट, पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट हो उसका, एंड सेटिस्फाइंग रीडिंग एक्सपीरियंस, उसका पढ़ने का जो जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, उसे संतुष्टि दे। प्लॉट इंट्रोड्यूस द वाट ऑफ द स्टोरी, यानी कि प्लॉट है इस बात का परिचय देता है कि इस कहानी, ये कहानी क्या है। आउटलाइनिंग द इवेंट्स दैट अनफोल्ड एंड द प्रॉब्लम्स कैरेक्टर्स फेस, यानी कि नोवेल के अंदर जो अलग अलग पात्र या कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं। प्लॉट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, यानी कि प्लॉट हमें बताता है कि अलग अलग जो घटनाएं उनके बीच में क्या संबंध है। एक्सप्लेनिंग वाई, मतलब किसी भी कारण को ये स्पष्ट करता है, उसको बताता है। एंड हाउ थिंग्स हैपन, चीज़ें क्यों हो रही है। एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस, यानी कि जो कुछ काम अगर कोई कैरेक्टर कर रहा है तो उसके क्या प्रभाव परिणाम निकल रहे हैं, वो भी कौन बताता है? प्लॉट बताता है। ठीक है, चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं वो भी प्लॉट बताता है। क्वेश्चन नंबर पहले में तीसरा पार्ट है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक नोवेल के अंदर कितने तरह के पात्र हो सकते हैं। पहला होता है प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि मेन हीरो। ठीक है, मेन हीरो, द मेन कैरेक्टर ऑफ्टन द हीरो और हीरोइन हो सकता है। हु ड्राइव्स, यानी कि जो आगे बढ़ाता है चीज़ों को। द प्लॉट एंड एक्सपीरियंस द स्टोरी सेंट्रल कन्फ्लिक्ट, यानी कि दोस्तों प्लॉट में देख लो, चाहे आप चाहे रीडर का एक्सपीरियंस देख लो, कहानी को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रोटोगोनिस्ट, यानी कि मेन हीरो करता है। ठीक है, सेंट्रल कन्फ्लिक्ट का मतलब होगा कि वही विचारों का संघर्ष चलता रहता है, यानी कि वो डिसीजन
लेने में उसको कठिनाई होती रहती है, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या, जो कि हीरो का अपोजिट होता है, जस्ट विलेन मान लो आप, द कैरेक्टर अपोजिंग द प्रोटोगोनिस्ट कॉजिंग कन्फ्लिक्ट एंड ऑब्स्टेकल्स, यानी कि कहीं ना कहीं वो संघर्ष पैदा करता है, ऑब्स्टेकल्स यानी कि हीरो के सामने वो कुछ रुकावट पैदा करता है, एंटागोनिस्ट। ड्यूटी रेगोनिस्ट क्या होता है दोस्तों, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ्टन ए फ्रेंड और अलाई, अलाई मतलब सहायक या मददगार, टू द प्रोटोगोनिस्ट, तो हीरो का जो दोस्त है दोस्तों या उसकी मदद जो करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कैरेक्टर कहलाता है ड्यूटी रेगोनिस्ट। आगे चलते हैं फॉइल, ये कौन सा कैरेक्टर होता है दोस्तों, एक कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद अनोदर हाईलाइटिंग दियर ट्रेड्स और क्वालिटी, ट्रेड्स यानी कि विशेषताएं, क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि दोस्तों किसी भी नोवेल के अंदर अगर किसी कैरेक्टर के अंदर जस्ट अपोजिट चीज़ें, गुण या उसकी विशेषताएं पाई जा रही है तो वो फॉइल कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर थोड़ा अपोजिट ट्रेड्स या क्वालिटीज़ पाई जा रही है, फॉइल कहलाएगा, फॉइल कैरेक्टर। टर्सरी कैरेक्टर्स कौन होते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, हु कंट्रीब्यूट जो कि योगदान देते हैं, टू द स्टोरीज एटमॉस्फेयर और प्लॉट को बनाने में और कहानी के माहौल को गढ़ने में टर्सरी कैरेक्टर्स है वो हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में ही चौथा सवाल दिया दोस्तों मैंने, टाइम एंड प्लेस इन ए नोवेल, तो टाइम जानते ही आप, दिस इंक्लूड्स द हिस्टोरिकल पीरियड, ये ऐतिहासिक समय को बता सकता है जिस समय के अंदर ये नोवेल, मतलब ये जो पात्र थे आपस में बात कर रहे थे, ये जो कैरेक्टर थे अपने लाइफ को जी रहे थे, उस टाइम पीरियड को अपन टाइम कहेंगे। टाइम ऑफ द डे हो सकता है, सीजन हो सकता है और ईयर हो सकता है, इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, जिसमें वो कहानी घटित हो रही है। प्लेस क्या होता है दोस्तों, दिस रेफर्स टू द फिजिकल लोकेशंस वेयर द इवेंट अकर यानी कि घटित होना। प्लेस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई फिजिकल लोकेशन जहाँ पर कैरेक्टर आपस में बातें कर रहे हैं और वो घटना घटित हो रही है। वेदर ए स्पेसिफिक रूम, यानी कि कोई एक विशिष्ट रूम हो सकता है, हाउस घर हो सकता है, टाउन और ए फिक्शनल वर्ल्ड, फिक्शनल वर्ल्ड का मतलब आभासी या काल्पनिक दुनिया हो सकती है जहाँ पर ये घटना घटित हो रही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर पहले में पांचवा है स्टाइल, हिंदी में इसको बोलते हैं शैली, यानी कि दोस्तों अलग अलग जो ऑथर होते हैं उनकी अलग अलग स्टाइल होती है लिखने की। तो स्टाइल होता क्या, ए नोवेल्स स्टाइल इनकम्पासेस द ओवरऑल वे एन ऑथर राइट इंक्लूडिंग वर्ड चॉइस, यानी कि किस तरह से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, उसका टोन क्या है, एंड नैरेटिव वॉइस, यानी कि वो कैरेक्टर्स के बीच में आपस में जब कम्युनिकेशन करवाएगा तो किस तरह से वो बातें करें, क्रिएटिंग ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट वॉइस फॉर द स्टोरी। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग तरह की, राइट, किस तरह की मतलब वे में वो कैरेक्टर्स के बीच में बातें करवाएगा, ये स्टाइल होता है। स्टाइल चॉइसेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द रीडर्स एक्सपीरियंस एंड कैन इन्फ्लुएंस द नैरेटिव पेस, टोन एंड ओवरऑल इम्पैक्ट, यानी कि दोस्तों ये जो स्टाइल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है नोवेल के अंदर, राइट। क्यों, क्योंकि जब रीडर उस नोवेल को पढ़ेगा तो उसका एक्सपीरियंस बेटर होगा, है ना। कैन इन्फ्लुएंस द नैरेटिव स्पेस, यानी कि जो कहानी बताना चाह रहा है ऑथर उसको अच्छे से बता पाएगा, ठीक है, और उसकी लाइफ पर जो पढ़ रहा है उसकी लाइफ पर ओवरऑल इम्पैक्ट डालेगा। क्वेश्चन नंबर पहले में सिक्स्थ क्वेश्चन देखो दोस्तों, नैरेटिव मोड क्या होते हैं, नोवेल के अंदर पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। इट रेफर्स, ये बताता है हमें, टू द वे ए स्टोरी इज टोल्ड, जिस तरह से कहानी को कहा जा रहा है वही नैरेटिव मोड होता है। इनकम्पासिंग, यानी कि ये शामिल करता है द नैरेटर्स पर्सपेक्टिव, जो कहानीकार है, ये जो नोवेल लिख रहा है उसका नज़रिया, पर्सपेक्टिव यानी कि नज़रिया, वॉइस एंड द टेक्निक्स यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द रीडर, यानी कि जिस अंदाज में जो ऑथर होता है अपनी कहानी को रीडर तक पहुंचाता है, उसका नज़रिया हो सकता है अलग अलग ऑथर का, उसी को हम क्या कहेंगे, नैरेटिव मोड कहेंगे। इट इज़ क्रूशल, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, एस्पेक्ट यानी कि पहलू, ऑफ द स्टोरी टेलिंग, यानी कि किसी भी कहानी को अगर आप कहते हैं स्टोरी टेलिंग उसी को कहेंगे, दैट शेप्स, वो आकार लेती है, हाउ रीडर्स एक्सपीरियंस द प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड थीम्स, मतलब किस तरह से दोस्तों प्लॉट होगा किसी भी नोवेल का, कैरेक्टर्स एंड थीम्स क्या होंगे, राइट, वो किस तरह से कहानी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसे ही नैरेटिव मोड कहते हैं, राइट, याद कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोस्तों ये सवाल घुमा के भी पूछेगा और पूछा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, और मुझे लग रहा है इस साल ये आने वाला है। एनालिसिस द अवेकनिंग फ्रॉम ए बायोग्राफिकल अप्रोच टू द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मतलब कोई भी जो ऑथर होता है वो किसी ऐसे को लिख रहा है वो भी टेक्स्ट होता है, राइट, नोवेल को लिख रहा है वो भी टेक्स्ट होता है। अब देखो
द अवेकनिंग दोस्तों एक नोवेल का नाम है जो कि केट चोपिन ने लिखा है। केट चोपिन ने द अवेकनिंग नोवेल लिखा है, राइट। अब क्या है कि इस नोवेल के अंदर दोस्तों आपको बायोग्राफिकल अप्रोच बतानी है। ये सवाल 20 नंबर का इस तरह से भी पूछा गया, ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय बायोग्राफिकल अप्रोच इन ए नोवेल? समझ में आ गया? तो दोस्तों बायोग्राफिकल अप्रोच क्या होती है, देखो अगर मान लो आप इन फ्यूचर में नोवेल लिखने वाले बनोगे तो दोस्तों आपने अपनी लाइफ को जिस तरह से एक्सपीरियंस किया है, जो आपके साथ में लाइफ में हुआ है, जो रिग्रेट्स हुए हैं आपके साथ में, राइट, जो भी कुछ हुआ है आपके साथ में, उन सभी घटनाओं का आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तो आप ऐसे करेक्टर लेते हो जो हूबहू मतलब कॉपी करते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ है आप उन कैरेक्टर्स के माध्यम से वो सब दिखाना चाहते हो। जैसे कि दोस्तों केट चोपिन थी ना, उसकी जो लाइफ थी वो दुख से भरी हुई थी, राइट। उनके जो फादर थे वो भी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी और उसकी बहुत ज़्यादा डिजायर्स थी, बहुत ज़्यादा वो फ्रीडम चाहती थी। ऐसे समाज में जी रही थी केट चोपिन जो ऑथर थी, जहाँ पर सामाजिक रूप से काफ़ी बंदिशें थी, मतलब जो महिलाओं और लड़कियों पे होती हैं पैट्रियार्कियल सोसाइटी के अंदर, राइट, कि जो महिला है वो घर गृहस्थी का काम करे, अपने पति की सेवा करे, यही सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी। तो दोस्तों कैट चोपिन ने ना एक नोवेल लिखा द अवेकनिंग, उसमें वो एडना नाम की एक कैरेक्टर लेती है, पूरा नाम होता है उसका एडना पोंटलियर, एडना पोंटलियर। तो एडना की लाइफ भी ऐसी होती है, उसकी शादी हो जाती है लेकिन उसकी डिजायर्स होती है, फ्रीडम होती है। उसका जो पति है वो बाहर काम करता है, वो दो व्यक्तियों के साथ में अफेयर भी रखती है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको कहते हैं। रिलेशनशिप में आती भी है दूसरों के साथ में, क्योंकि उसकी कुछ इमोशनल डिजायर्स होती हैं, राइट, और वो फ्रीडम चाहती है, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है। तो जो केट चोपिन लेखिका ने अपने जीवन में जो अनुभव किया था, लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया था पास्ट में, वो एडना जो कैरेक्टर उसने लिया है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। वो समझ में आ गया आपको? वही बायोग्राफिकल अप्रोच होती है। तो दोस्तों द अवेकनिंग ये जो नोवेल है इसका आपको एनालिसिस करना है, किस नज़रिए से? बायोग्राफिकल नज़रिए से, बायोग्राफिकल अप्रोच की सहायता से। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। द बायोग्राफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग केट चोपिन्स द अवेकनिंग इन्वॉल्व्स एग्जामाइनिंग द ऑथर्स लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस टू गेन इंसाइट इनटू द नोवेल्स थीम्स एंड कैरेक्टर। मैंने वही चीज़ बताई है, वही लिखी है। द बायोग्राफिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप कैट चोपिन के द्वारा लिखे गए द अवेकनिंग नोवेल की अगर इस नोवेल को आप बायोग्राफिकल अप्रोच या नज़रिए की सहायता से देखते हो तो इसके अंदर आप क्या पाओगे कि जो ऑथर यानी कि कैट चोपिन की जो ज़िंदगी थी, उसकी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस थे, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक से विशेषताएं थी, जो भी घटित हुआ है वो आप इस नोवेल के अंदर पढ़ोगे। वही एडना के साथ में हो रहा था, ठीक है। एंड एक्सपीरियंसेस टू गेन इंसाइट इनटू द नोवेल्स थीम्स एंड कैरेक्टर्स, यानी कि इसकी जो थीम होती है, ठीक है, उसमें भी झलकता है, उसमें भी झलकता है। और कैरेक्टर्स हैं वो भी मिजरी, यानी कि उनके लाइफ में भी काफ़ी सारे दुख है, जैसे कि एडना की लाइफ में काफ़ी सारे दुख है, वो फ्रीडम चाहती है। इनसाइट का मतलब आप किसी के बारे में मतलब डेप्थ में जाना चाहते हो, राइट, इनसाइट। अब देखो इसमें मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, चोपिन्स अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो कैट चोपिन थी, जो लेखिका ऑथर थी, उसकी जो शुरुआत का जीवन था वो कैसा था और उसके कारण मतलब शुरुआत के जीवन में जो भी घटनाएं हुई, कैट चोपिन के जीवन पर क्या उसका असर पड़ा। तो चोपिन एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट लॉस अर्ली इन लाइफ, यानी कि उसके महत्वपूर्ण नुकसान हो चुके थे कुछ, जैसे कि इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हर फादर, उसके पिता है उनका देहांत हो गया, उनका डेथ हो गया, एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, और भी उसके जो परिवार के सदस्य थे उनकी भी डेथ हो गई। दिस में हैव कंट्रीब्यूटेड, यानी कि इन सभी घटनाओं ने योगदान दिया टू हर एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स ऑफ ग्रीफ, यानी कि दोस्तों उसने अपने जीवन के अंदर बहुत सारा दुख है ना, वो अनुभव किया। आइसोलेशन, यानी कि समाज से वो अकेला रहना अब पसंद करती थी, आइसोलेट करती थी, खुद को अकेलापन पसंद करती थी। एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन द अवेकनिंग, यानी कि कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिस्कवरी चाहती थी, वो मतलब जीवन का अर्थ जानना चाहती थी कि जीवन का क्या सेंस है मेरा, राइट। आगे चलते हैं। अवेकनिंग मतलब जागना, नींद से नहीं,
आपके जितने भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपके साथ में जितने भी रिग्रेट हुए हैं पास्ट लाइफ में, अगर उनको भूल करके आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हो, नए तरीके से आप जगते हो लाइफ में, तो उसको कहते हैं अवेकनिंग। इस नॉवल में इसका ये मतलब है। तो कैट चोपिन्स अपब्रिंगिंग, यानी कि उसका जो पालन पोषण हुआ था, पार्टिकुलरली हर क्लोज रिलेशनशिप विद वुमेन लाइक हर मदर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि वो अपने माँ के साथ में और अपने ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ में बहुत ज़्यादा समय बिताती थी। मैं है फोस्टर्ड क्या मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना या प्रोत्साहित करना। हर इंडिपेंडेंट स्पिरिट, यानी कि वो भी है, वो चाहती थी कि मेरे को फ्रीडम मिले, मैं समाज की बंदिशों में ना बंधूँ, वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट बनना चाहती थी। एंड अनकन्वेंशनल, यानी कि जो पारंपरिक रूप से महिलाओं पर जिम्मेदारी लाद दी जाती है पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा, यानी कि आप घर के काम करोगे, घर के अंदर रहोगे, ठीक है, और बच्चों का पालन पोषण करोगे, उनकी नर्सरिंग करोगे, बस ये अनकन्वेंशनल व्यूज होते हैं सोसाइटी के एक महिला को देखने के लिए, विच आर मिरर्ड इन एडनाज कैरेक्टर। तो जो कैट चोपिन ने अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था अपने शुरुआती जीवन में, वही विशेषताएं, वही चीज़ें हो रही थी एडना के साथ में द अवेकनिंग नॉवल के अंदर। कैट चोपिन लिव्ड इन लुजियाना, ठीक है, लुजियाना दोस्तों दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक जगह, ए रीजन विद डिस्टिंक्ट क्रियोल कल्चर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको 4-5 बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा दोस्तों, राइट। अब दोस्तों ये सवाल अलग से भी आया हुआ है कि क्रियोल कल्चर से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आया हुआ, व्हाट डू यू मीन बाई क्रियोल कल्चर्स, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, क्रियोल कल्चर जिस भी समाज में पाया जाता है, वहाँ पर दोस्तों पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। वहाँ पे आदमियों की यानी कि मेल की चलती है, मेल डोमिनेंट होता है वो सोसाइटी, समझ में आ गया। यानी कि महिलाओं को वहाँ पर कोई राइट नहीं होता, कोई फ्रीडम नहीं होती। अगर किसी की डिजायर्स होती है, वहाँ पर कोई लड़की अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो समाज है उसको गलत नज़रिए से देखता है, राइट। तो ऐसा जो कल्चर होता है उसको क्रियोल कल्चर कहते हैं। तो कैट चोपिन लिव्ड इन लुजियाना ए रीजन्स, एक ऐसा क्षेत्र होता है ए डिस्टिंक्ट क्रियोल कल्चर्स, यानी कि वहाँ पर भी एक क्रियोल कल्चर चल रहा होता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द नोवल सेटिंग, यानी कि वही जो क्रियोल कल्चर था उसी की जो विशेषताएं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस नोवेल के अंदर, कैरेक्टर्स में, और इस नोवेल की सेटिंग में वो सब दिख रहा है जो कि क्रियोल कल्चर की विशेषताएं होती है। अंडरस्टैंडिंग दिस कल्चर, इस कल्चर को समझने के लिए विद इट्स एम्फेसिस ऑन सोशल गैदरिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन कैन इल्यूमिनेट द कंस्ट्रेंट एडना फेस। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, यानी कि एडना की लाइफ में भी वही हम विशेषताओं को पाते हैं जो कि कैट चोपिन के जीवन में थी, राइट। जो कि समाज है उससे भी उम्मीदें कर रहा था कैट चोपिन से कि कम उम्र में शादी कर ले, घर से बाहर ना निकले, ठीक है, घर गृहस्थी संभाल ले, अपनी बच्चों का पालन पोषण करे, पति की सेवा करे, खुद के ड्रीम्स नहीं होने चाहिए महिलाओं के, ये सब क्रियोल कल्चर में वो जी रही थी। कौन? कैट चोपिन। तो उसने जब अपना नोवेल लिखा द अवेकनिंग, उसने एक कैरेक्टर को पकड़ा एडना, और उसके अंदर अपने लाइफ की जितने भी विशेषताएं वो सब डाल दी। ये इसका मतलब दोस्तों अपनी लैंग्वेज में लिख देना आप, चोपिन्स मैरिज एंड विडोहुड, यानी दोस्तों जो केट चोपिन की जो शादी हुई थी और जिसका विडोहुड था, इसने भी दोस्तों इसके जीवन में दुख भर दिया। चोपिन्स ओन मैरिज दो इनिशियली सीमिंगली कन्वेंशनल अल्टीमेटली लीड टू ए सेंस ऑफ कन्फाइनमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शंस, यानी कि दोस्तों कैट चोपिन की जो शादी हुई थी, शादी के बाद में भी दोस्तों ये अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी। मिररिंग एडनाज एक्सपीरियंस, तो वही जो चीज़ें हैं जो अपनी ये शादी से खुश नहीं थी, इसके कुछ डिजायर्स थे, ठीक है, ये अपने गोल्स को पूरा करना चाहती थी, ड्रीम्स थे इसके, तो यही सब चीज़ें वो एडना की लाइफ में भी ये दिखा देती है। मिरर क्या करता है, जो सामने दिख रहा वही तो दिखाता है, तो वही चीज़ें हैं वो एडना की लाइफ में भी दिखाती है। आगे चलते हैं। चोपिन्स डिसीजन टू राइट टू सपोर्ट हर फैमिली आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ हाईलाइट हर डिटर्मिनेशन एंड डिज़ायर फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि दोस्तों चोपिन्स डिसीजन टू राइट टू सपोर्ट हर फैमिली, यानी कि दोस्तों जब उसके पति की डेथ हो जाती है, कैट चोपिन की पति की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसने सोचा कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए, ठीक है, मैं लिखने का काम करूंगी, क्योंकि मेरे को अपना सर्वाइवल करना है, परिवार को भी सर्वाइवल करना है, राइट। तो ये बताता है कि उसकी दृढ़ इच्छा थी, मतलब वो डिटरमाइंड थी, एंड डिजायर्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि कुछ इच्छाएं थी
कि वो पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। थीम्स दैट रेजोनेट विद एडनाज क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑटोनॉमी। यही जो विशेषताएं हैं दोस्तों एडना की लाइफ में हम पाते हैं कि एडना भी दोस्तों अपनी लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी चाहती है, अपने जीवन का मतलब खोजना चाहती है, एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम और राइट्स पाना चाहती है। कनेक्शन बिटवीन चोपिन एंड एडना, बोथ चोपिन एंड एडना डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करते हैं ए डिजायर्स, इच्छाएं, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, है ना, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, चैलेंजिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं समाज है पाबंदी लगाता था, राइट, चुनौती देता था एक महिला को, उसको वो पार करना चाहती थी, उन चुनौतियों से पार करके अपनी लाइफ का अर्थ मीनिंग जानना चाहती थी। आगे चलते हैं। बोथ चोपिन, कैट चोपिन एंड एडना एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी। ठीक है, अब देखो एक फीमेल की एक सेक्सुअल डिजायर्स होती है, उनको भी वो फुलफिल करना चाहती थी, एंड डिजायर्स पुशिंग बाउंड्रीज एंड चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी उनसे ये एक्सपेक्ट करती थी कि ये शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना चलाएं। ठीक है, किसी और के साथ में, किसी और मेल के साथ में ये रिलेशनशिप में ना आए, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट चाहती थी। ठीक है, और वो डिजायर्स को कंप्लीट फुलफिल करना चाहती थी, इसलिए वो अलग अलग व्यक्तियों के साथ में वो दोनों कांटेक्ट में आती हैं और इस तरह से वो अपनी डिजायर्स पूरा करना चाहती हैं। इस नोवेल के अंदर वही सब बताया गया है। तो समाज के नियमों को, सिद्धांतों को तोड़कर अपने वो डिजायर्स पूरे करते हैं, फ्रीडम को पाना चाहती हैं। आगे है दोस्तों द नोवेल्स रिसेप्शन एंड चोपिन रिस्पॉन्स, यानी कि दोस्तों द अवेकनिंग नोवेल जब मार्केट के अंदर आया, लोगों को पता चला कि कैट चोपिन ने ऐसे लिखा है कि एक महिला है, उसके डिजायर्स कंप्लीट होने चाहिए, राइट, वो फ्रीडम पाए, उसको राइट मिले। ओके, तो इस तरह से जो उसकी महिला की जो इच्छाएं होती है अगर वो पूरी होंगी तो समाज है इस नोवेल को किस तरह से दृष्टि से देखा, मतलब कि ये अच्छा नहीं है कि एक महिला की डिजायर्स फुलफिल हो, उसके ड्रीम्स पूरे हो। ठीक है, तो इस नोवेल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना झेलना पड़ा, आलोचना का शिकार होना पड़ा। कैट चोपिन है, दुखी होकर के लास्ट में उसने लिखना ही छोड़ दिया। तो आप देख रहे हो लोगों ने जब क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया इस नोवेल का, राइट, तो लिखना ही छोड़ दिया। ये इसके जीवन पर प्रभाव पड़ा, कैट चोपिन के जीवन पे। द अवेकनिंग वाज इनिशियली मेट विद द क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा हुई थी ड्यू टू इट्स फ्रैंक पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी, यानी कि जो फीमेल सेक्सुअलिटी है, उसकी जो डिजायर्स है, ठीक है, बॉडीली डिजायर्स हैं, उनको अच्छी तरह से बताया गया है। एंड डिजायर्स फॉर इंडिपेंडेंस, उसकी जो स्वतंत्र होने की चाह है, इच्छा है, विच वाज कंसिडर्ड स्कैंडलस एट द टाइम, यानी कि उसको हीन भावना से देखा जाता था, गलत दृष्टि से देखा जाता था। यानी कि किसी तरह की डिजायर्स है और किसी तरह की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, महिला को नहीं मिलनी चाहिए। द नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ द नोवेल लीड चोपिन टू लार्जली विड्रो फ्रॉम राइटिंग, यानी कि उसने लिखना ही छोड़ दिया जब उसके नोवेल की क्रिटिसिज्म होने लगी। सजेस्टिंग ए पर्सनल इम्पैक्ट, यानी कि उसके जीवन पर व्यक्तिगत रूप से असर पड़ा कि लोग जब उसके नोवेल की आलोचना करने पड़े, ठीक है, तो उसने लिखना छोड़ दिया। ऑफ द बुक्स कंट्रोवर्शियल रिसेप्शन, रिसेप्शंस का मतलब एक प्रकार का स्वागत, तो मतलब स्वागत कैसा हुआ लोगों के द्वारा, भाई नेगेटिव वे में हुआ ना, लोगों ने इस नोवेल की क्रिटिसिज्म की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुड यू एग्री दैट पराजा द नोवेल थ्रोज लाइट ऑन ट्राइबल लाइफ, गिव रीजन्स। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, कैट चोपिन का जो उपन्यास या नोवेल था, ठीक है, मैंने आपको कहानी सी बता दी है, थोड़ा सा और बता दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं ज़्यादा सवाल तो आप कुछ कुछ लाइनें यहाँ से उठा के लिख सकते हो। द अवेकनिंग किसके द्वारा लिखा गया, कैट चोपिन के द्वारा, जिसमें एडना मेन कैरेक्टर थी, वो अपने डिजायर्स फुलफिल करना चाहती थी, ड्रीम्स फुलफिल करना चाहती और अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना चाहती थी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, ऐसे ही आप याद करो, एक और नोवेल है पराजा। पराजा का मतलब क्या है, पराजा एक ट्राइब है, एक जनजाति है, कहाँ की, उड़ीसा राज्य की। ठीक है, तो उड़ीसा स्टेट की एक ट्राइब है पराजा, राइट। किसने लिखा है, गोपीनाथ मोहांटी ने लिखा है। तो दोस्तों सवाल क्या पूछा है आपसे, जो पराजा नोवेल है ना, क्या वो जनजातीय जीवन पर प्रकाश डालता है या उसकी विशेषताओं को बताता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके कस्टम वैल्यूज़ कैसे होते हैं, क्या ये हमें बताता है पराजा नोवेल? तो बिल्कुल बिल्कुल बताता है। आपको कारण बताने कुछ,
तो गोपीनाथ मोहांटी ये इनके लेखक हैं इस नोवेल के, पराजा के। नोवेल पराजा प्रोवाइड ए डिटेल्ड पोर्ट्रेल ऑफ ट्राइबल लाइफ, यानी कि जनजातीय जो जीवन है उसकी सारी विशेषताओं को बताता है ये पराजा नोवेल, पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द पराजा ट्राइब इन कोरापुट रीजन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर एक क्षेत्र होता है, रीजन होता है कोरापुट नाम का, और वहाँ पर ये पराजा जनजाति रहती है। तो किस तरह से इनके मूल्य, विश्वास, श्रद्धाएं रहती हैं, किस तरह से इनका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है बड़े किसानों, जमींदारों के द्वारा, आगे चल के देखते हैं। द नोवेल हाईलाइट्स द यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेज, सॉन्ग्स, डांसेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ द पराजा ट्राइब, यानी कि इस ट्राइब के दोस्तों अलग अलग तरह के गाने थे, कुछ डांस वगैरह भी क्या करते थे, कुछ उत्सव त्यौहार मेले हुआ करते थे इनके। आगे चलते हैं। पराजा एक्सपोज उजागर करता है द सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशंस, यानी कि एक प्रक्रिया के तहत इनका शोषण होता था और ट्राइबल कम्युनिटीज़ बाय नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स, यानी कि जो गैर जनजाति के लोग थे जैसे कि सेठ, साहूकार और जमींदार जो कि बड़े किसान थे, ठीक है, इनकी ज़मीनें छीन लेते थे, पैसे उधार दे देते थे, पैसे चुका नहीं पाते थे पराजा ट्राइब के लोग, राइट। तो इनको ज़बरदस्ती खेतों के अंदर काम करवाया जाता था, जिसको बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं हिंदी के अंदर, राइट। तो इस तरह से जितने भी नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स थे और इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि चौकीदार, पुलिस वाले, वो सब भी नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स के साथ मिले हुए थे, जमींदारों के साथ में। और कुल मिला के जो पराजा ट्राइब के लोग हैं इनको तंग परेशान किया करते थे, पार्टिकुलरली थ्रू मनी लेंडिंग, यानी कि किसके द्वारा शोषण होता था, पैसे उधार दे करके। और आप जानते हैं गरीब आदमी जब पैसे उधार नहीं चुका पाता है, ठीक है, तो उसके जो जानवर, मवेशी वगैरह होते हैं वो ले लेता है बड़ा किसान, राइट, या उसके सोने वगैरह, गहने वगैरह गिरवी रख वाले अपने पास ही रख लेगा जब वो पैसा उधार नहीं चुकाएगा तो। एंड लैंड ग्रैबिंग, यानी कि उनकी ज़मीनें भी हथिया ली जाती थी ज़बरदस्ती। द नोवेल एक्सप्लोर्स हाउ द इनक्रोचिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड थ्रिएटन्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ पराजा पीपल, यानी कि दोस्तों पराजा एक ट्राइब थी जो जंगलों के अंदर रहा करती थी, कोरापुट रीजन उड़ीसा के अंदर। तो इनके कुछ परंपरागत जीवन जीने के कुछ तरीके थे। धीरे धीरे इस जीवन में ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था इसके अंदर बदलाव आ रहा था, ठीक है, कुछ बदलाव आ रहा था, कुछ मॉडर्न वैल्यूज इसके अंदर आ रहे थे। तो इनको लग रहा था कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो फेस्टिवल्स है, कस्टम्स हैं, ये तो बिखर जाएंगे समय के साथ में। द नोवेल डेपिक्ट्स द पावरलेसनेस ऑफ द ट्राइबल्स विद इन द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, हाईलाइटिंग दियर वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशंस एंड इनजस्टिस, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये जो पराजा ट्राइब के जो लोग थे ना, इनके साथ में गलत जो भी कुछ हो रहा था, राइट, जैसे कि इनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, राइट, और इनके यहाँ पर जो गर्ल्स वगैरह थी और जो महिलाएं थी, ठीक है, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन, उनका भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता था। तो काफ़ी तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो घिरे हुए थे। जब भी ये पुलिस वालों के पास जाते थे, जब भी ये कुछ प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सरकारी अधिकारी के पास में जाते थे, जब ये अदालत जाते थे, तो ये सब मिले हुए थे सारे बड़े लोग, बड़े जमींदार, पुलिस वाले, जज। तो कुल मिला करके जो फैसला होता था जमींदार के पक्ष में आता था और कुल मिला के शोषण ही होता था, मतलब उसको न्याय नहीं मिलता था। किसको? पराजा ट्राइब के लोगों को। वल्नरेबिलिटी का मतलब जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण। आगे चलते हैं। द प्रोटागोनिस्ट सुक्रुजनी, यानी कि जो मेन हीरो होता है, ठीक है, इस नोवेल का, वो सुक्रुजनी होता है और ये परेशान होकर के दोस्तों उस जमींदार की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, क्योंकि उस जमींदार ने इनकी ज़मीनें छीन ली, ज़बरदस्ती ये खेतों में काम करवा रहा है। और सुक्रुजनी है, इनके जो गर्ल्स हैं, इनकी जो वुमेन है, उनका भी सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है। एंड हिज फैमिली फेस न्यूमरस हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल्स एज दे नेविगेट पॉवर्टी, यानी कि दोस्तों काफ़ी तरह के संघर्ष करते हैं सुक्रुजनी का परिवार। जैसे कि इसकी जो बेटी है वो भी मजदूरी वगैरह करती है काफ़ी ज़्यादा। नेविगेट पॉवर्टी, अपनी जो गरीबी होती है, वो सब संघर्ष है वो इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है। एक्सप्लॉयटेशंस एंड द लॉस ऑफ दियर लैंड एंड लाइवलीहुड, यानी कि उनकी जो आजीविका है, उनके जो जीवन मतलब जीवन यापन करते हैं, ठीक है, वो सब छिन जाता है, उनकी ज़मीनें भी छिन जाती हैं। डिस्पाइट द ब्लीक सर्कमस्टांसेस, डिस्पाइट यानी के बावजूद, ब्लीक यानी कि बहुत बुरा या खराब, यानी कि खराब स्थितियों के बावजूद भी द नोवेल आल्सो सजेस्ट ए स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस एंड रेजिस्टेंस अमंग द ट्राइबल्स।
एज दे फाइट टू प्रिजर्व दियर डिग्निटी, यानी कि उनके वो सम्मान को बचाना चाहते हैं अपने को, जनजातीय लोग अपने सम्मान को बचाना चाहते हैं, एंड वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने के तरीके को बचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मतलब उनका जीवन तो बहुत ख़राब चल रहा था, लेकिन वो अपनी परंपराओं को बचाना चाहते हैं, वो अपने आत्मसम्मान को यानी कि सेल्फ डिग्निटी को भी बचाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, और अंत में जो शुक्रुजनी नाम का जो प्रोटोगनिस्ट मेन हीरो था वो जमींदार का मर्डर कर देता है। इस तरह से लिख देना आप अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, डज थिंग्स फॉल अपार्ट शेड लाइट ऑन इबो सोसाइटी। आपको कमेंट करना, 20 नंबर का एक सवाल आएगा, ठीक है। यहाँ से पक्का एक सवाल आएगा। 3 ही नोवेल है इस बुक के अंदर। पहला तो कैट चोपिन वाला था द अवेकनिंग, उसके अंदर मैंने बता दिया एडना एक कैरेक्टर रहती है, और दूसरा ये था पराजा नोवेल जो कि गोपीनाथ मोहांटी के द्वारा लिखा गया। इसमें जो जमींदार बड़े किसान होते हैं वो इन जनजातीय लोगों को परेशान करते हैं, राइट। आगे है डज थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि थिंग्स फॉल अपार्ट एक नोवेल है जो कि चिनुआ अचीबे के द्वारा लिखा गया है, और ये हमें क्या बताता है, ईबो समाज के बारे में बताता है कि ईबो समाज किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, किस तरह से उनका धर्म बदला जा रहा था, राइट। तो ये नाइजीरिया की बात है। ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट में जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं ये नाइजीरिया के हैं। नाइजीरिया कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में है, ध्यान रखना। तो थिंग्स फॉल अपार्ट शेड लाइट ऑन ईबो सोसाइटी। तो क्या पूछा है कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट नोवेल है क्या ईबो सोसाइटी के बारे में बताता है कि नहीं बताता। तो बताता है, यस। थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीबे ऑफर्स ए डिटेल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ ईबो सोसाइटी इन प्री कॉलोनियल नाइजीरिया। यानी कि दोस्तों अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन रहा है, उन्होंने गुलाम बनाया है किसको, ईबो समाज के लोगों को, राइट। तो प्री कॉलोनियल का मतलब है गुलाम बनाने से पहले का जो नाइजीरिया था उसकी विशेषताएं बताई गई है यहाँ पे थिंग्स फॉल अपार्ट में, इस नोवेल के अंदर। तो पहला पॉइंट लिख दिया मैंने, सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, यानी कि दोस्तों इस समाज की संरचना कैसी थी, किसके क्या काम बटे हुए थे, वही सब लिखना है। द नोवेल डेपिक्ट्स द हायरार्किकल सोसाइटी with clear roles and responsibilities for men, women and different age groups, यानी कि महिलाओं के अलग कर्तव्य अधिकार होते थे, आदमियों के अलग काम होते थे, जैसे कि युद्ध वगैरह लड़ना, ठीक है, जंगल में जाकर शिकार वगैरह करना, ये सब मैन के काम होते थे। वुमेन का काम बच्चों का पालन पोषण करना, ठीक है, और घर पे रहना, घर के काम करना। एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि बच्चों के भी अलग अलग जो आयु के लोग थे उनके अलग अलग काम थे। आगे चलते हैं। इट शो केसेस, ये हमें बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, क्लैन एंड कम्युनिटी इन द ईबो लाइफ, यानी कि ईबो समाज में परिवार कैसा था, कैसे चलता था, उनका वंश कैसा था, और उनका समाज किस तरह से काम कर रहा था, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस वो करता था, ये सब हमें बताता है। कौन, थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि चिनुआ अचीबे के द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, यानी कि ईबो समाज के लोग हैं वो सांस्कृतिक रूप से किस तरह से कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया करते थे, उनके मूल्य क्या थे, उनके विश्वास क्या थे। द नोवेल पोर्ट्रेज वेरियस ईबो कस्टम्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल सेरेमनीज, रिचुअल्स एंड बिलीव्स अबाउट स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर, यानी कि ये आत्माओं के बारे में थोड़ा जानते थे, राइट। और अपने जो इनके पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनको खुश करने के लिए ये कुछ ट्रेडिशनल सेरेमनीज और रिचुअल्स करते थे, इनके कुछ विश्वास थे। इट शोज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती वगैरह भी किया करते थे, ठीक है, खेती का महत्व जानते थे। पार्टिकुलरली यम फार्मिंग इन दियर सोसाइटी, इनके समाज के अंदर यम फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस था, एक खेती करने की एक तकनीक की। जेंडर रोल्स, यानी कि दोस्तों महिलाओं के क्या काम होंगे, आदमियों के क्या काम होंगे इस नोवेल के अंदर। तो नोवेल एक्सप्लोर्स द डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग भूमिकाएँ थी, एंड एक्सपेक्टेशन, समाज की अलग अलग उम्मीदें थी, फॉर मैन, आदमियों से और महिलाओं से इन ईबो सोसाइटी। इट शोज़ हाउ वुमेन आर वैल्यूड फॉर दियर रोल्स इन द होम एज मदर्स एंड एज ए केयर गिवर्स। तो दोस्तों संभाल करने वाली और एक माता के रूप में दिखाया गया है, बच्चों का पालन पोषण करते हुए दिखाया गया है इस नोवेल के अंदर, महिलाओं की ये रोल थे। नोवेल टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस रोल्स, यानी कि आदमियों के भी कुछ काम भूमिकाएं बताई गई, जैसे कि युद्ध वगैरह लड़ना, वॉरफेयर, फार्मिंग, खेती वगैरह करना, डिसीजन मेकिंग, यानी कि परिवार में जब भी डिसीजन लिया जाता था तो उसमें वो आगे रहते थे। आगे चौथा पॉइंट लिखा है मैंने, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि जब यहाँ पे अंग्रेज आ गए, जब ईबो समाज के लोगों को गुलाम बना लिया गया। द नोवेल डेपिक्ट्स, यानी कि ये नोवेल हमें बताने की कोशिश करता है द अराइवल ऑफ ब्रिटिश मिशनरीज, यानी कि अंग्रेज अपने साथ में दोस्तों ब्रिटिश मिशनरीज को लेके आते थे
और इन मिशनरीज का काम होता था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी में आ जाएं, शामिल हो जाएं। एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर जो इनके प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी ये सब काम कर रहे थे। एंड द सब्सिक्वेंट डिसरप्शन ऑफ ईबो सोसाइटी। तो कुल मिला के लास्ट में ये रिजल्ट निकला कि ईबो समाज के जो कल्चर है वो भी टूट गया, ईबो समाज के जो बिलीफ थे वो भी टूट गए, ईबो समाज बिखर गया, तहस नहस हो गया। आगे चलते, इट इलिस्ट्रेट्स द क्लेश बिटवीन ईबो ट्रेडिशंस एंड द न्यू फॉरेन कल्चर इंक्लूडिंग रिलीजन एंड लीगल सिस्टम। यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद में यहाँ पर संघर्ष हुआ, लड़ाइयाँ वगैरह चली, राइट। तो ईबो समाज का जो मतलब धर्म था वो भी बदल गया, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, राइट। और इनका जो लीगल सिस्टम था, जिस तरह से न्याय करते थे अपने नियमों के हिसाब से ईबो समाज के लोग, वो सब भी बदल गया। आगे चलते, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीकनेसेस। नोवेल्स रिवील्स, यानी कि ये नोवेल उजागर करता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वीकनेसेस विद इन ईबो सोसाइटी। यानी कि ईबो समाज के अंदर कमजोरियों को उजागर करता है, लोगों के संघर्ष को बाहर लेके आता है। सच एज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्विंस एंड द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ट्विंस। यानी कि यहाँ पर जो जुड़वा बच्चे होते थे उनको बड़ा होकर मार दिया जाता था, राइट। और एक बुराई थी ये एक बुराई थी, जिस तरह से भारत में सती प्रथा चलती थी वैसे ही यहाँ पर ट्विंस को किल करना एक ट्रेडिशन था। और यहाँ पर समय के साथ में चीज़ें सुधार नहीं पाए तो अंग्रेज़ है वो ज़्यादा यहाँ पर शक्तिशाली पावरफुल हो गए थे। नोवेल पोर्ट्रेज द इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सम ट्रेडिशंस एंड द रेजिस्टेंस टू चेंज। मैंने आपको वही बताया, इस नोवेल के अंदर जो ईबो समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने मूल्यों को बचाना चाहते हैं, अपने ट्रेडिशंस को बचाना चाहते हैं, और वो नए बदलाव के प्रति बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो बदलना चाहते ही नहीं है, ना अपने परंपराओं को ना अपने समाज की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं। विच अल्टीमेटली मेक्स द सोसाइटी वल्नरेबल टू एक्सटर्नल फोर्सेज। यहाँ पर दोस्तों एक्सटर्नल फोर्सेज का मतलब अंग्रेजों से है, ब्रिटिशर्स से है। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से समाज के खोखलेपन को उजागर किया, किस तरह से समाज में कमियां थी, और उस समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के आने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोस्ट कॉलोनियल नोवेल, डिस्कस विद एग्जाम्पल। पोस्ट कॉलोनियल नोवेल क्या होते हैं दोस्तों? जब कोई देश गुलाम होता है फिर वो आज़ाद हो जाता है ना। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में, आज़ाद होने के बाद में वहाँ पर नोवेल लिखे जाते हैं, उसी को कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल नोवेल। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ पोस्ट कॉलोनियल नोवेल की। सबसे पहले यहाँ से पढ़ो आप, यहाँ से दूसरा पॉइंट, ए पोस्ट कॉलोनियल नोवेल इज़ ए लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक वर्क है दैट एक्सप्लोर, जो कि एक्सप्लोर करता है, खोजता है द सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल लिगेसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म ऑफ्टन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु वर कॉलोनाइज्ड। यानी कि दोस्तों जिन लोगों को गुलाम बनाया गया उनके नज़रिए से कॉलोनियलिज्म समझा जाता है और इम्पेरियलिज्म समझा जाता है। कॉलोनियलिज्म का मतलब इसको हिंदी में उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, दूसरों गुलाम बनाकर उनके रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना, ये कॉलोनियलिज्म कहलाता है। इम्पेरियलिज्म का मतलब अपने क्षेत्रों का विस्तार करना। तो अंग्रेज़ों ने ऐसा ही काम किया अफ्रीका के अंदर, कॉलोनिज्म और इम्पेरियलिज्म दोनों ही इम्प्लीमेंट किए, लागू किए अफ्रीका के अंदर। तो दोस्तों धीरे धीरे जो लोगों की सोच थी वो बदलने लगी इन नोवेल से, पोस्ट कॉलोनियल नोवेल से, क्योंकि अंग्रेज है वो भी अपने देश जाकर के या फिर अफ्रीका में रहकर नोवेल लिख रहे थे। उनके लिखने का नज़रिया अलग था, वो लोगों को गुलाम ही बनाना चाहते थे, गुलाम ही रखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो आज़ाद हुए, देश अफ्रीका के देश आज़ाद हुए, वहाँ पर कुछ ऐसे ऑथर आए जिन्होंने इस सोच को बदला कि आपको ये गुलामी की सोच से बाहर निकलना है और असली जो आपका इतिहास है वो जानना है, आपको अपने हिस्ट्री पे प्राउड करना है। तो ऐसे नोवेल पोस्ट कॉलोनियल नोवेल कहलाते हैं। अब देखो पोस्ट कॉलोनियल नोवेल्स और लिख दो इसके बारे में। पोस्ट कॉलोनियल नोवेल्स ऑफ्टन चैलेंज द डोमिनेंट नैरेटिव्स यानी कि विचारधारा, डोमिनेंट मतलब प्रभावपूर्ण विचारधारा, एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉलोनियलिज्म एक्सपोजिंग इट्स एक्सप्लोटेटिव नेचर एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशंस। यानी कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल नोवेल्स होते हैं आपके, ये चैलेंज करते हैं उन सभी विचारधाराओं को, उन सभी नैरेटिव के जो कि डोमिनेंट थे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा उन विचारधाराओं को बनाया गया। एंड रिप्रेजेंट करते हैं कॉलोनियलिज्म एक्सपोजिंग, मतलब कि कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से देशों को बर्बाद किया है,
ठीक है, देशों का शोषण किया है। और जो कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन था, मतलब जो गुलाम बनाई गई जनसंख्या थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमें पोस्ट कॉलोनियल नॉवल बताते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑथर्स एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ कॉलोनियलिज्म, examining how individuals navigate their cultural heritage, national identity and sense of belonging in a post colonial world। यानी कि दोस्तों जब लोग आज़ाद हो गए तो उनकी सोच को अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो अपने देश पे प्राउड करें, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, जब देश का नाम उनके दिमाग में आए तब उनको प्राउड फील हो, राइट। तो अपने हेरिटेज पर प्राउड करें, उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, और अपने देश से जुड़ाव हो। इस तरह का जो कंटेंट है वो पोस्ट कॉलोनियल नॉवल में लिखा जाता है। आप अपने लैंग्वेज में लिख देना, मैंने बताया जो। आगे चलते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफ्टन एग्जामाइंस द डायनेमिक्स ऑफ पावर बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ रेजिस्टेंस, एजेंसी एंड द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन। यानी कि पोस्ट कॉलोनियल जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसके अंदर इस बात की जांच पड़ताल की जाती है किस तरह से शक्तियों का असमान वितरण था, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन था किसके बीच में, एक अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन था। कॉलोनाइजर यानी कि जो अंग्रेज थे और जो गुलाम बनाए गए लोग थे, उनके पास में शक्तियाँ कम थी, अंग्रेजों के पास शक्ति ज़्यादा थी। ये सब बताया गया पोस्ट कॉलोनियल नोवेल के अंदर। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि लोगों ने विरोध किया, ठीक है, और संघर्ष किया उन्होंने अपने आप को आज़ाद करने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नोवेल, एग्जाम्पल भी आपसे पूछे थे। तो पहला तो अपनी किताब में दे रखा कि थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबी। तो दिस नोवेल सेट इन नाइजीरिया, यानी कि जो कहानी है, नोवेल है, नाइजीरिया के अंदर गढ़ा गया है इसको। एक्सप्लोर्स द क्लेश बिटवीन इबो कल्चर एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो अंग्रेज से उनके साथ में इनका संघर्ष होता है, इबो समाज का। शोकेसिंग द डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म ऑन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि जो परंपरागत रूप से समाज था उस पर इम्पीरियलिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें कौन बताता है, थिंग्स फॉल अपार्ट नोवेल। आगे चलते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन बाई सलमान रशीदी। मिडनाइट चिल्ड्रन एक नोवेल है जो कि सलमान रशीदी जी के द्वारा लिखा गया। दिस नोवेल सेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर इसको लिखा गया है, इंडिया की बातें बताई गई है। एक्सप्लोर करता है द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एक व्यक्ति अपनी पहचान के बारे में मतलब समझ नहीं पाता, अपनी पहचान को समझ नहीं पाता, काफ़ी उसको कठिन होता है सब समझना। हिस्टोरी एंड द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी का मतलब हिंदी में होता है समकालीन, यानी कि आज का, ठीक है, वर्तमान का। तो जो वर्तमान के जो भारतीय समाज है उस पर कॉलोनियलिज्म यानी कि जो उपनिवेशवाद है उसका क्या असर पड़ता है, ये सलमान रशीदी जी ने बताया है। किसके माध्यम से, एक मेन कैरेक्टर होता है सलीम सिनाई, उसके माध्यम से, हु इज़ बोर्न एट द मोमेंट ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब सलीम सिनाई है, उन्होंने जन्म लिया, और किस तरह से वो अपनी पहचान को लेकर दुविधा के अंदर रहते हैं, राइट, और उनकी मानसिकता किस तरह से प्रभावित होती है कॉलोनिज्म, गुलामी के कारण, वो सब मिडनाइट चिल्ड्रन में बताया गया है। आगे चलते हैं। बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन, दिस नॉवेल्स एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्कार्स ऑफ स्लेवरी एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन अफ्रीकन अमेरिकन्स इवन आफ्टर द अबोलिशंस ऑफ स्लेवरी। अबोलिशन इसका मतलब ख़त्म करना, स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, मतलब किसी को गुलाम बनाकर ज़बरदस्ती काम करवाना घर के अंदर और खेतों के अंदर। तो बिलव्ड ये एक नोवेल है दोस्तों जो कि टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया। इस नोवेल में बताया गया है किस तरह से भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से, मनोसामाजिक रूप से एक व्यक्ति जो स्लेवरी से पीड़ित था, परेशान था, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अफ्रीका और अमेरिका में ये स्लेवरी ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा फेमस था। हालांकि स्लेवरी अब ख़त्म हो चुकी है अफ्रीका और अमेरिका में, फिर भी लोगों की मानसिकता थोड़ी अभी भी प्रभावित है इससे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये एक नोवेल है जो कि अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। सेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर इसकी कहानी बुनी गई है, कही गई है। दिस नोवेल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फैमिली, लव एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल यानी कि आज़ाद होने के बाद में भारत में समाज और उसकी जो राजनीतिक संरचना है वो कैसी थी, परिवार किस तरह से चल रहा था, लव, फैमिली,
और सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में बताता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज सिंबोलिज्म यूज इन द अवेकनिंग। बहुत बढ़िया सवाल है, रिपीट हो सकता है, आ भी चुका है ये। देखो सिंबल क्या होता है, प्रतीक होता है। अब जैसे कि आप नेचर से कुछ चीज़ें सीखते हैं, बर्ड से कुछ चीज़ें सीखते हैं, स्काई से कुछ चीज़ें सीखते हैं। अब एक पक्षी से, एक चिड़िया से आप क्या सीख सकते हो कि उसको बिना किसी के दबाव में आए हुए मुक्त रूप से फ्रीडम के साथ में रहना चाहिए और अपने डिजायर से फुलफिल करनी चाहिए। एक बर्ड से हम सीख सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों द अवेकनिंग नॉवल के अंदर जो कैट चोपिन है वो अलग अलग सिंबल का यूज करती है। क्या बताने के लिए? जो एडना की लाइफ है उसको बताने के लिए। इन कैट चोपिन्स द अवेकनिंग सिम्बोलिज्म इज यूज एक्सटेंसिवली टू एक्सप्लोर एडना पोंटलियर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड हर स्ट्रगल अगेंस्ट सोसाइटल कंस्ट्रेंट। यानी कि समाज की जो बंदिशें थी उसके विपरीत, यानी कि उसके विरोध में जाकर के, उसके जस्ट अपोजिट जाकर के जो एडना पोंटलियर नाम की एक कैरेक्टर था कैट चोपिन के नोवेल के अंदर, उसकी यात्रा को दिखाता है। और ये जो एडना पोंटलियर है वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी करती है और उसका संघर्ष को बताया गया द अवेकनिंग में। आगे देखो किसके माध्यम से? सिंबल के माध्यम से। पहला सिंबल है बर्ड्स। तो केज्ड बर्ड्स विच रिप्रेजेंट द रिस्ट्रक्टिव रोल्स इम्पोज्ड ऑन वुमेन इन द लेट 19th सेंचुरी। एक पिंजड़े में जो बंधा हुआ जो पक्षी है, जो चिड़िया है, हालांकि उसको खाना तो मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसको बांधा गया है, उसको कैद किया गया है। तो ऐसी जो स्थिति थी वो 19वीं सदी के अंदर दक्षिण अमेरिका की महिलाओं की थी। द ओपनिंग सीन फीचर्स ए पैरट एंड मॉकिंग बर्ड बोथ इन केजेज। यानी कि जो दो पक्षी थे, जो बर्ड थे, उनको भी पिंजड़े में रखा गया। तो ये सब क्या बता रहा है दोस्तों? सिंबलाइजिंग, यानी कि ये प्रतीक के रूप में बताने की कोशिश कर रहा है एडनाज ओन फीलिंग, यानी कि एडना की खुद की जो भावना है उसके बारे में। ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, यानी कि वो भी बंधा हुआ महसूस कर रही है, शादी के बाद में भी वो खुश नहीं है। इन हर मैरिज एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, समाज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। हर फ्रेंड टोल्ड एडना, यानी कि उसकी दोस्त ने एडना से कहा, एज ए बर्ड विद पोटेंशियल फॉर फाइट इज सजेस्टिंग एडनास कैपेसिटी फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस। यानी कि एक चिड़िया को देख करके भी उसके जो जीवन के मूल्य हैं, किस तरह से वो लाइफ जीती है एक चिड़िया, उससे आप सीख सकते हो। जैसे कि उसके अंदर पोटेंशियल फॉर फाइट होता है, ठीक है, अपने हक के लिए वो लड़ती है। एक बर्ड है, अपने हक के लिए भी लड़ता है, राइट। और फ्रीडम होता है उसके पास में, और सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये बर्ड से सीखा जा सकता है। आगे चलो, समुद्र यानी कि सी से क्या सीखा जा सकता है? द सी इज कॉन्ट्रास्ट टू द कन्फाइंस ऑफ द सोसाइटी, सिम्बलाइज फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड द वास्ट अननोन पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन की अनंत संभावनाएं आप एक समुद्र से सीख सकते हो, फ्रीडम सीख सकते हो, इंडिपेंडेंस सीख सकते हो। ये आपको एक सी बताता है। आगे चलते हैं, एडनास फर्स्ट स्विम, यानी कि जब उसने पहला स्विमिंग प्रैक्टिस किया, पहला गोता लगाया एडना ने समुद्र के अंदर, विच कोइंसिडाइज विद हर अवेकनिंग। यानी कि एडना ने जब पहली बार समुद्र के अंदर गोता लगाया, तब दोस्तों वो अपने जीवन में पहली बार जागती है। मार्क्स से सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट, उसके जीवन के अंदर ये महत्वपूर्ण बदलाव था इन हर जर्नी, उसकी यात्रा में। सी रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो समुद्र था, द अल्टीमेट, यानी कि अंततः है, एंड अल्टीमेटली ट्रेजिक, यानी कि समुद्र है वो भी अंत में जाकर उसके लिए दुख का कारण बनता है, हादसे का कारण बनता है। एक्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड लिबरेशंस, ठीक है। तो ये सब जो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, जो समुद्र क्या बता रहा है कि आपको खुद को डिस्कवर करना है, वो आपको आज़ाद होना है, राइट। और आपके जीवन की अनंत संभावनाएं हैं, ताकि आप अपने दुखों से बाहर निकल पाओ, अपने जीवन में हादसे हुए हैं उनसे बाहर निकल पाओ। आगे चलते हैं, नेचर सर्व्स एज ए कॉन्ट्रास्ट टू द रिजिड सोसाइटी स्ट्रक्चर, यानी कि रिजिड मतलब कठोर। तो समाज की जो ऐसी संरचना जिसमें बदलाव कर पाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, नेचर हमें बताता है कि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, इसके अंदर बदलाव ला पाना बहुत मुश्किल है। दैट कन्फाइंड एडना। तो एडना की लाइफ में नेचर ने क्या रोल प्ले किया? इट रिप्रेजेंट्स हर अनटैम्ड इमोशंस, यानी कि जो दबे हुई जो भावना है उसकी, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, पैसन, अपने जुनून को, एंड द नेचुरल वर्ल्ड दैट सी सीक्स टू एम्ब्रेस, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड से वो सीख करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी।
द प्रजेंस ऑफ बीज यानी कि मधुमक्खियों की जो उपस्थिति है, एंड द सेंट ऑफ पिंक्स यानी कि गुलाब के फूलों की जो खुशबू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिम्बलाइज द अवेकनिंग ऑफ डिजायर्स एंड पैशंस, यानी कि दोस्तों जब मधुमक्खियों को देखती है, बीज को देखती है, और जब गुलाब के फूल है उनकी स्मेल है उस तक जाती है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं अवेकनिंग ऑफ डिजायर्स, यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो अपना पूरा करना चाहती है, वो अपने जीवन में जग चुकी है अब, और पैशन को पूर्ण करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7, वुड यू कंसिडर थिंग्स फॉल अपार्ट टू बी मॉडर्न क्लासिक्स, सपोर्ट योर आंसर्स अप्रोप्रिएटली। क्या हम थिंग्स फॉल अपार्ट को मॉडर्न क्लासिक के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं, आपको बताना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। चिनुआ अचीबी ने लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ वाइडली कंसिडर्ड ए मॉडर्न क्लासिक। दोस्तों मॉडर्न क्लासिक किस नॉवल को कहेंगे हम जिसमें कुछ विशेषताएं ये पाई जाती है, नीचे लिखी है। इट इज़ ए फाउंडेशनल टेक्स्ट इन अफ्रीकन लिटरेचर, यानी कि अफ्रीका के जितना भी साहित्य लिटरेचर है उसके अंदर ये एक आधारभूत यानी कि बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशनल एक नॉवल है, एंड हैज़ हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल लिटरेचर सिंस इट्स पब्लिकेशन इन 1958, यानी कि 1958 में जब इसका पहला पब्लिकेशन हुआ, पहली बार पब्लिश हुआ है, तब से लेके अब तक ये पूरे दुनिया के साहित्य पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हियर वाई इट्स कंसिडर्ड ए मॉडर्न क्लासिक, यानी कि इस नॉवल को मॉडर्न क्लासिक क्यों कहेंगे हम, क्यों माना जाता है इसको। पहला तो ग्राउंड ब्रेकिंग था ये नॉवल। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट नॉवल टू प्रेजेंट एन अफ्रीकन पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, यानी कि पहली बार इस नॉवल ने बताने की कोशिश की है ना। पहला ऐसा नॉवल था कि अफ्रीका के नज़रिए से, अफ्रीका के लोगों के नज़रिए से उनके इतिहास को बताया जा रहा था ताकि वो प्राउड फील करे, और कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से तबाह किया अफ्रीका को और इसके समाज, पारंपरिक समाज को किस तरह से ख़त्म किया है, वो सब बताया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग था ये। इम्पैक्टफुल स्टोरी, द नोवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ ओकोंको एक प्रोटागोनिस्ट या मेन हीरो रहता है, ठीक है, इस नोवेल के अंदर। ए रिस्पेक्टेड लीडर इन द विलेज, गांव का एक मुख्य नेता होता है, एंड हिज स्ट्रगल, उसके संघर्ष को दिखाया जाता है, टू मेंटेन हिज वे ऑफ लाइफ इन द फेस ऑफ इनक्रोचिंग यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। इनक्रोचिंग का मतलब अतिक्रमण करना, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरह से जो यूरोप के लोग थे यहाँ पर आते जा रहे थे, और यहाँ का जो ईबो समाज था, ठीक है, वो अपने जो मूल्य हैं, परंपराएं, उनको खोता जा रहा था, रीति रिवाजों को खोता जा रहा था। तो ओकोंको नाम का एक कैरेक्टर है दोस्तों, वो अपने समाज की परंपराओं को बचाना चाहता था, और अंत में फांसी खा लेता है, ठीक है, फांसी खा लेता है, क्योंकि ये समय के साथ में बदलना नहीं चाहता अपने समाज के मूल्यों को। ये वही मतलब देखना चाहता था कि मेरा समाज बचा रहे, ये इसमें बदलाव ना हो बिल्कुल भी। मास्टरफुल राइटिंग क्या है दोस्तों, अचीव इज राइटिंग स्टाइल इज लाउडेड फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, यूनिवर्सलिटी एंड इफेक्टिव ब्लेंडिंग ऑफ ओरल स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स विद रिटन डिस्कोर्स। यानी कि आपको ये जो वर्क है, ये लिटरेरी वर्क है दोस्तों चिनुआ अचीबी का। इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ब्लेंडिंग मिलेगी। किसमें, मतलब जो ओरल स्टोरी टेलिंग होती है, जो गाँव के लोग आपस में बातचीत करते हैं, वो सब इसमें मिलेगा आपको। रिटन डिस्कोर्स यानी कि लोगों की सोच, चिंतन उस पता चलेगा इस नॉवल से। कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसका सांस्कृतिक रूप से क्या महत्व है। इट प्रोवाइड्स ए विविड पोर्ट्रेल, है ना, विविड का मतलब बहुत विस्तृत दायरे में, ऑफ इबोस कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ऑफरिंग इंसाइट इनटू ए वर्ल्ड दैट वाज ऑफ्टन मिसप्रेजेंटेड और इग्नोर्ड इन वेस्टर्न लिटरेचर। यानी कि पश्चिम के देशों का जो साहित्य है उसके अंदर जिस तरह से इबो समाज को इग्नोर किया गया है, उसी चीज़ को उजागर किया है किसने, थिंग्स फॉल अपार्ट में, राइट। उनकी संस्कृति को अच्छे से दिखाया गया है इसमें। एंड्योरिंग रिलेवेंस, यानी कि आज भी इसका महत्व है दोस्तों। दिस नोवेल कंटिन्यूज टू बी रिलेवेंट टुडे, प्रॉम्प्टिंग डिस्कशन अबाउट कल्चरल आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि दोस्तों वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, जिस तरह से समाज है वो अपने मूल्य को खोता जा रहा है। भारत में भी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ना, हम दूसरे देशों की ड्रेस पहनना चाहते हैं, दूसरे देशों का खाना खाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है चिनुआ अचीबी के द्वारा लिखा गया, ये आज भी महत्व रखता है, क्योंकि ये बताता है किस तरह से दूसरे देशों के द्वारा कल्चर को ही बदला जाता है और रिलीजन को फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशंस यूज्ड बाय नोवेलिस्ट, गिव एग्जांपल। तो दोस्तों जो नोवेल वगैरह लिखते हैं लोग, जो ऑथर होते हैं, वो दो तरीकों को अपनाते हैं कैरेक्टराइजेशन के लिए। एक तो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन और एक इनडायरेक्ट कैटेगराइजेशन। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लिसिट भी कहते हैं और इनडायरेक्ट को इम्प्लिसिट भी कहते हैं। द ऑथर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स ए कैरेक्टर ट्रेट
पर्सनैलिटी और अपीयरेंस, यानी कि दोस्तों जब लेखक है वो किसी भी पात्र की जो कद काठी है, शरीर के बारे में और उसके अपीयरेंस के बारे में बताता है, तो वहाँ पर डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, द वुमेन वाज काइंड, वो महिला बहुत ही ज़्यादा दयालु थी, एंड कंपैशनेट, यानी कि वो बहुत करुणामयी थी। ही वॉज ए टॉल इम्पोजिंग ए फिगर विद ए स्टर्न एक्सप्रेशन, स्टर्न का मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर, तो वो लंबा कद काठी का लेकिन उसका कठोर स्वभाव है। मतलब हिम अब इसमें शरीर की विशेषताओं को बताते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स को बताते हैं डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में। आगे चलते हैं इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। द ऑथर रिवेल्स, यानी कि जो लेखक है वो उजागर करता है कैरेक्टर ट्रेड्स, यानी कि पात्र की विशेषताओं को थ्रू किसके जरिए, द कैरेक्टर्स एक्शंस, यानी कि जो कैरेक्टर के जो काम है किए हुए, वर्ड्स जो शब्द बोलता है, थॉट्स उसके जो विचार हैं, एंड इंट्रैक्शंस विद अदर पीपल, किस तरह से दूसरे लोगों के साथ में वो बातचीत करता है। ठीक है, ये सब बताया जाता है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में। जैसे कि एग्जांपल से समझो, एक कैरेक्टर हु फ्रिक्वेंटली हेल्प अदर्स इज लाइकली काइंड एंड जनरस, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर नोवेल के अंदर जो दूसरों की मदद कर रहा है, बहुत ज़्यादा दयालु है। ठीक है, तो ये उसके एक्शन से हमें पता चल रहा है। अब देखो, स्पीच, ए कैरेक्टर हु यूजेज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज माइट बी ए कंसिडर्ड वेल मैनर्ड। एक नोवेल के अंदर किसी कैरेक्टर को हम वेल मैनर्ड कब कहेंगे, जब वो सभी कैरेक्टर्स के साथ में रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज के साथ में बात कर रहा है, वो विनम्र है, पोलाइटनेस रखता है। थॉट्स, ए कैरेक्टर हु कॉन्स्टेंटली वरीज अबाउट अदर्स फीलिंग माइट बी इम्पैथेटिक, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर नोवेल के अंदर जो कि दूसरे की भावनाओं के बारे में ही सोचता रहता है, चिंतित रहता है, उसे इम्पैथेटिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं कि भाई उसके अंदर इम्पैथी काफ़ी ज़्यादा है। आगे चलते हैं इफेक्ट्स ऑन अदर, यानी दूसरों पर भाव। इफ़ अदर कैरेक्टर रिएक्ट्स टू ए पर्सन विद फियर और एडमायरेशन, इट सजेस्ट द पर्सन हैज़ ए पावरफुल और इंटीमिडेटिंग प्रेजेंस। इंटीमिडेटिंग का मतलब होता है भयानक या खतरनाक। तो दोस्तों, जब किसी भी नॉवल के अंदर जो अन्य कैरेक्टर होते हैं, दूसरे कैरेक्टर होते हैं, वो या तो एक आदमी से बहुत ज़्यादा डरते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये सब हमें क्या बता रहा है कि या तो वो आदमी बहुत पावरफुल है या फिर वो भयानक या खतरनाक उसकी उपस्थिति है समाज के अंदर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द यूज ऑफ पोइटिक प्रोज इन पराजा। आया हुआ सवाल आ सकता है। देखो, पोइटिक प्रोज क्या होता है, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं नोवेल वगैरह, उसके अंदर पैसेज भी लिख रहे हैं, राइट, और उसके अंदर पोएम भी लिख रहे हैं, तो ऐसे लेखन की शैली को पोइटिक प्रोज कहते हैं। अब ये क्यों लिखा जाता है एक ऑथर के द्वारा, क्योंकि रीडर को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, वो आपका नोवेल पढ़ता रहे, राइट। तो इन गोपीनाथ मोहांटीज पराजा, गोपीनाथ मोहांटी के पराजा उपन्यास में पोइटिक प्रोज इज ए की स्टाइलिस्टिक डिवाइस दैट एलिवेट, जो कि ऊपर उठाता है किसको, कहानी को, द नैरेटिव एंड इनहेंसेज द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरी, तो जिसकी वजह से जो भावनात्मक प्रभाव है कहानी का वो बढ़ जाता है पोइटिक प्रोज के यूज करने के कारण। प्रोज को हिंदी में दोस्तों गद्य कहते हैं, जैसे कि जो कहानी है, निबंध है, ठीक है, नाटक है, ये सब प्रोज होते हैं। पोइटिक आप जानते हैं दोस्तों, जो कविताएं वगैरह, पोएम वगैरह होता है, समझ गए। पद्य कहते हैं पोइटिक को, प्रोज को गद्य भाग कहते हैं हिंदी के अंदर। अब पहला है लिरिकल स्टाइल। अब आपको पॉइंट बता देना है, द नोवेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लिरिकल क्वालिटी दैट परमिएट्स का मतलब क्या होता है, समाया हुआ, इन द प्रोज पैसेज, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसेज के अंदर कुछ कविताएं, कुछ पोएम्स है वो डाल दी गए हैं। ऑथर सी यूजेज, ये सब पोइटिक इफेक्ट लाने के लिए ऑथर यूज करता है रिदम को, डिक्शन को, इमेजेस को और सिंबलिज्म को और मेटाफर को, ठीक है, टू अचीव ए पोइटिक रेजोनेंस, ताकि पाठक जो रीडर होता है उसको ऐसा लगे कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है और वास्तव में ऐसा लग रहा है कि पोएम ही पढ़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, यानी कि पराजा इनकॉर्पोरेट्स, यानी कि ये शामिल करता है न्यूमरस सॉन्ग्स, काफ़ी सारे गाने हैं, एंड सॉन्ग्स, पोएम्स, कविताएं वगैरह भी हैं, दैट आर इंटीग्रल टू द ट्राइबल कल्चर, जो कि एक जनजातीय संस्कृति से जुड़े हुए थे गाने और कविताएं, एंड वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन के जीने के तरीके से। दीज सॉन्ग्स एक्सप्रेस द डीपेस्ट इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि जो पात्र हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट भावनाओं को ये बताने की कोशिश करते हैं गाने वगैरह, एंड रिफ्लेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दियर लाइव्स सच एज, यानी कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ये सब हमें बताते हैं। आगे चलते हैं, लव, होप, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराशा, होप का मतलब उम्मीद, लॉस का मतलब नुकसान, और लव का मतलब जानते हैं आप, राइट। तो दोस्तों ये सब एक ज़िंदगी के डायमेंशंस या एस्पेक्ट होते हैं, इन सब को बताया गया है अच्छी तरह से,
पैसेज और पोएम्स और ये आपके प्रोज की हेल्प से, राइट, ये लिखना है। पोएटिक डिवाइसेस इन नैरेटिव, यानी कि कहानी को गढ़ने में ये पोएटिक डिवाइस किस तरह से काम करती है। इवन द प्रोज सेक्शंस, यानी कि कुछ प्रोज सेक्शंस में भी पोएटिक डिवाइसेस लाइक सिम्बोलिज्म, इमेजरी एंड मेटाफर्स आर एम्प्लॉयड, यानी कि इनका यूज किया गया है इस नोवेल के अंदर, सिम्बोलिज्म का, इमेजरी का और मेटाफर्स का। ध्यान देना, ये कहीं पर भी अगर आते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पोएम हम पढ़ रहे हैं। टू क्रिएट ए विविड एंड इवोकेटिव पोर्ट्रेल ऑफ द पराजा पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि पराजा जो जनजाति के लोग हैं उनके जीवन को समझने के लिए और किस माहौल में रहते हैं उनको समझने के लिए, है ना, हमें कौन सहायता करता है, सिम्बोलिज्म, इमेजरी, मेटाफर्स, ताकि एक विस्तृत दायरे में उनका पता लग सके। विविड का मतलब विस्तृत दायरा। ब्लेंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि काफ़ी तरह की लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई इस नॉवल के अंदर। द नॉवेल्स आल्सो यूजेज ट्राइबल लैंग्वेज एंड कोलोक्विलिज्म। कोलोक्विलिज्म का मतलब होता है बोलचाल की आम भाषा, जो कि आप घर वगैरह में बोलते हो, वो भाषा या जो लैंग्वेज है जो घर के अंदर बोलते हो, अपने दोस्तों से बोलते हो, वो किताबों के अंदर थोड़ी पाई जाती है, मिलती थोड़ी है। तो ऐसी भाषा जो आम बोलचाल की भाषा हो लेकिन किताबों या लिटरेचर में इसका यूज नहीं होता, उसको कोलोक्विलिज्म कहते हैं। द नोवेल आल्सो यूजेज ट्राइबल लैंग्वेज, यानी कि जनजातियों की जो भाषा उसको भी शामिल करता है, कोलोक्विलिज्म को भी शामिल करता है। अलोंग साइड, इसके साथ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि उसकी जो क्षेत्र की भाषा थी, एंड स्टैंडर्ड उड़िया, यानी कि जो मानक उड़ीसा की भाषा थी, वो भी सब शामिल है। तो विच फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू द पोएटिक इफेक्ट एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द नैरेटिव, यानी कि कहानी की जो प्रमाणिकता है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है और उसके अंदर जो पोएटिक इफेक्ट है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं का मिश्रण हो चुका है। उसके अंदर ट्राइबल लैंग्वेज भी है, कोलोक्विलिज्म भी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ओडिया भी है और रीजनल लैंग्वेज भी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू यू थिंक अफ्रीकन राइटर्स एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो जो अफ्रीका महाद्वीप के जो राइटर हैं, ठीक है, राइटर हैं, वो किस तरह से साहित्य और समाज के बीच में संबंध को देखते हैं, वो सब बताना है। तो अफ्रीकन राइटर्स फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी बिकॉज दे व्यू लिटरेचर एज ए पावरफुल टूल फॉर सोशल कमेंट्री, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, अफ्रीका के जो लेखक है ना, वो ये मानते हैं कि साहित्य की मदद से, लिटरेचर की मदद से आप समाज में व्यापक बदलाव ला सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पूरे के समाज को बदल सकते हो। कल्चरल प्रिजर्वेशन का मतलब उनकी संस्कृति को बचा सकते हो आप लिटरेचर लिख करके, और सोशल कमेंट्री यानी कि समाज के बारे में बता सकते हो, कमेंट्री कर सकते हो। सोशल कमेंट्री ऑन द एंड रिफ्लेक्शंस। देखो, अफ्रीकन जो लिटरेचर है ना, ऑफ्टन सर्व्स एज ए मिरर टू द सोसाइटी, यानी कि समाज के अंदर जो भी चल रहा होता है वो सब बताते हैं अफ्रीका के लिटरेचर। रिफ्लेक्टिंग इट्स रियलिटीज़ इंक्लूडिंग इट ट्रम्प्स एंड स्ट्रगल्स, यानी कि समाज की जो जीत है, ट्रम्प्स का मतलब जीत होना, एंड समाज के लोगों का संघर्ष बताता है। इट ट्रेडिशनल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, किस तरह की उनकी परंपराएं थी, किस तरह से समाज में एक क्रांति आई, व्यापक बदलाव आए, वो हमें कौन बताता है, अफ्रीका के राइटर ही बता रहे हैं। राइटर्स यूज दियर वर्क टू एक्सपोज सोशल इनजस्टिस, यानी कि समाज में जो अन्याय हो रहा था उसको भी बताते हैं सब लेखक। क्रिटिक पावर स्ट्रक्चर, यानी कि जो शक्ति संरचना थी, यानी कि अंग्रेजों के पास पावर ज़्यादा थी और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे इनके पास पावर कम थी, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिसिज्म करते हैं। एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक कॉलोनिज्म एंड द स्लेव ट्रेड, यानी कि जो गुलामों का जो व्यापार किया जाता था, आप जानते हैं गुलामों को मार्केट के अंदर से खरीद सकते थे, युद्धों के अंदर बंदी बना सकते थे और उनसे घर में, खेतों में, महलों में काम करवाया जाता था। तो किस तरह से कॉलोनिज्म के कारण इनके समाज में प्रभाव पड़ा, ये नॉवल हमें बताता है। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड आइडेंटिटी, देखो अभी बताया है, किसी भी एक कल्चर को प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित करना, उसके मूल्य, विश्वास, श्रद्धाओं को बचाना, वो कल्चरल प्रिजर्वेशन कहलाता है। तो लिटरेचर प्लेज ए वाइटल रोल, यानी कि जो साहित्य है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग अफ्रीकन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। अफ्रीका का जो संस्कृति है, अफ्रीका के समाज की जो परंपराएं हैं, उसको बचाने में अफ्रीका के लिटरेचर काफ़ी काम में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। मैनी राइटर्स एम्स टू रिक्लेम, यानी कि दावा करते हैं काफ़ी सारे लेखक, एंड सेलिब्रेट दियर हेरिटेज, वो अपने हेरिटेज को, काउंटरिंग द नेगेटिव स्टीरियोटाइप, समाज की जो बुरी रीति रिवाज से उनकी भी वो आलोचना करते हैं। स्टीरियोटाइप्स मतलब रूढ़िवादिता, यानी कि पुराने ख्यालात। एंड कल्चरल इंपीरियलिज्म, यानी कि जो उनका कल्चर पे बुरा प्रभाव पड़ा अंग्रेजों की वजह से, वो सभी बताते हैं। आगे चलते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्टिविज्म। तो अफ्रीकन राइटर्स ऑफ्टन सी दियर वर्क एज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविज्म
यूजिंग लिटरेचर टू एडवोकेट फॉर सोशल चेंज एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, यानी कि देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी बुक के भी यहाँ पे। एक्टिविज्म का मतलब होता है सक्रिय रूप से समाज में आके समाज को बदलने की कोशिश करना। यूजिंग लिटरेचर साहित्य की मदद से। एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना, किसी मुद्दे के लिए अपनी बात उठाना, वो एडवोकेसी कहलाता है। फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के लिए। चैलेंज एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, यानी कि पहले से स्थापित जो नियम सिद्धांत थे उनको वो बदलना चाहते हैं, सोशल रूप से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अफ्रीकाई समाज को बदलना चाहते हैं। दे यूज़ दियर नैरेटिव्स, यानी कि अपने जो विचारधाराएं वो प्रयोग में लाते हैं। टू रेज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए। अबाउट सोशल इश्यूज, समाज के मुद्दों के बारे में। इंस्पायर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति है या आलोचनात्मक क्षमता वो बढ़ाना चाहते हैं। एंड प्रमोट डायलॉग अबाउट पोटेंशियल सॉल्यूशंस, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अफ्रीका के राइटर हमें बताते हैं। रिक्लेमिंग नैरेटिव्स, अफ्रीकन लिटरेचर एक्टिवली चैलेंज डोमिनेंट नैरेटिव्स इम्पोज्ड बाय कॉलोनियल पावर्स, यानी कि दोस्तों जो अंग्रेजी लेखक है या जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर मतलब अफ्रीका के बारे में थोड़ा गलत ही बोला गया है, राइट। तो इस तरह से जो उनके खुद के विचार थे अंग्रेजों के, वो अफ्रीका के प्रति अच्छे नहीं थे, वो उनको गुलामी बनाए रखना चाहते थे। तो उन विचारधाराओं को बदलने की कोशिश की है अफ्रीकन राइटर्स ने। राइटर वर्क टू डीकोलोनाइज द माइंड, यानी कि लोगों को अब भी गुलामी से वो आज़ाद करना चाहते थे। बाई ऑफरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव एंड रिक्लेमिंग देयर ओन हिस्ट्रीज एंड स्टोरीज, यानी कि फिर से वो अपने इतिहास पे प्राउड फील कर सके और ऐसी कहानियाँ जो कि उनको सुनने में इंटरेस्टिंग लगे और लगे कि हमारा समाज है काफ़ी पावरफुल रहा था। ये तो समय की बात थी कि हम गुलाम बन गए, राइट। तो एक नया नज़रिया प्रोवाइड कराते हैं अफ्रीका के राइटर अफ्रीका के लोगों के लिए। यूनिक पर्सपेक्टिव, यानी कि एक अनोखा नज़रिया। अफ्रीकन राइटर्स ऑफ्टन ब्रिंग ए यूनिक पर्सपेक्टिव, यानी कि अफ्रीका के जो लेखक हैं वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव या यूनिक नज़रिया लाते हैं टू लिटरेचर डिस्कोर्स, यानी कि साहित्य में जो चिंतन होता है। इन्फॉर्म्ड बाय दियर लाइव्ड एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामाजिक रूप से जो उन्होंने अनुभव किया है, यानी कि समाज में एक व्यापक बदलाव आना चाहिए, लोगों का नज़रिया बदलना चाहिए, लोगों की जो गुलामी की मानसिकता वो ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह का कंटेंट है वो अफ्रीका के राइटर्स लिख रहे थे। आ रहा है समझ में दोस्तों? तो दोस्तों इस तरह से मैंने BEGC 134 का गेस्ट पेपर कंप्लीट कर दिया है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि वास्तव में मेरा पेपर अच्छा जाएगा या मुझे इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना, राइट। और दोस्तों इसी वीडियो को आप 2-4 बार देख जाना, एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ 3 नॉवल हैं, याद रखने हैं। कैट चोपिन का एक द अवेकनिंग, राइट, और एक पराजा जिसके अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को दिखाया गया है किस तरह से जमींदार शोषण करते हैं लोगों का, है ना। सुक्रुजनी एक हीरो था, मेन हीरो, और गोपीनाथ मोहांटी ने लिखा है पराजा को, राइट। और थिंग्स फॉल अपार्ट चिनवा अचीबी के द्वारा लिखा गया किस तरह से अंग्रेज हैं वो इबो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और लास्ट में ओकोंको नाम का एक कैरेक्टर रहता है, वो आवाज़ उठाता है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अंत में वो खुद ही फांसी खा लेता है, क्योंकि दोस्तों वो अपने समाज को बिगड़ता हुआ बदलता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और इबो समाज में काफ़ी सारी कुरीतियाँ या बुराइयाँ उपस्थित थी, जैसे कि ट्विंस को किल करना, राइट। तो ये सब घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं हो रहा तो कम से कम यही सब लिख के आ जाना जो मैंने बताया है हर क्वेश्चन में, ठीक है। और पहला सवाल होगा इसके अंदर, ये थीम किसे कहते हैं, राइट, प्लॉट किसे कहते हैं। और आप और भी याद कर सकते हो सवाल, जैसे कि जो 20वीं सदी में जो नॉवल लिखे जा रहे थे, द नॉवल इन 20th सेंचुरी, उनकी क्या विशेषताएँ थी, राइट। तो वो सब पोस्ट कॉलोनियल नॉवल ही थे। ये भी आ सकता है, स्टाइल क्या होगी, टाइम प्लेस क्या होगी, एक एक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, राइट। तो अगर आपको ये हार्ड वर्क पसंद आया मेरी तरफ से, पहली बार आए हो चैनल पे, तो आप सपोर्ट अपना दिखा सकते हैं, राइट। अब मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जब आपका पेपर हो जाए तब इसी वीडियो पे कमेंट करना कि आपको कितना हेल्प मिला इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्राउड फील करिए कि आपका पेपर है बहुत अच्छे से जाने वाला है, राइट। जितना पॉजिटिव वाइब्स रखोगे उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर। तो यार चलो मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।